साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो आपकी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा हो या अन्य स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो, उनके लिए जीएस के प्रश्न पत्रों को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इस बूस्टर टेस्ट सीरीज के तहत हम लोग जो है यहाँ पर करीब 18 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि तापमान व्युत्क्रमण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? टेम्परेचर इनवर्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए, पहला है वायु अपवाह के कारण पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान व्युत्क्रमण जो है वो घटित होता है। तो ये पहला कथन आपका जो है वो सही है। अभी इसकी व्याख्या भी देखेंगे। पहला सही। दूसरा, भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण, भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण या भूपृष्ठ को हम लोग धरातल कहते हैं। तो भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण शांत वायुमंडलीय परिस्थितियों में घटित होता है। ये कथन भी सही है। दो के दोनों कथन सही, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 2। देखिए, वायु अपवाह के दौरान, जब वायु चलती है तो वायु अपवाह के दौरान पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में रात्रि के समय व्युत्पन्न शीत वायु जो होती है, मतलब रात में जो ठंडी हवा चलती है, वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में प्रवाहित होती है। मतलब उसको जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ खींचती है। भारी और सघन होने के कारण, चूंकि जो शीत वायु होती है वो क्या होती है, भारी होती है और सघन होती है। तो भारी और सघन होने के कारण यह शीत वायु या ठंडी वायु लगभग जल की भांति व्यवहार करती है तथा संबद्ध क्षेत्र व घाटी में ढाल के सहारे ऊपर से नीचे अवतलित होती है। जैसे पानी क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ बहेगा, उसी प्रकार से ये भी जो है ऊपर से नीचे अवतलित होती है। तत्पश्चात यह उष्ण वायु के नीचे एकत्रित हो जाती है। जहाँ घाटियों में क्या होता है, चूंकि दिन में गर्मी रहती है तो नीचे की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है। तो जो आपकी पहाड़ी घाटियाँ वहाँ पे नीचे के साइड में गर्म हवा होती हैं और ये ठंडी हवाएं नीचे आकर के उसके नीचे घुस जाती हैं और गर्म हवाओं को ऊपर की तरफ उठा देती हैं। इस प्रकार वायु अपवाह के कारण ही पहाड़ियों पर्वतीय क्षेत्रों में ताप व्युत्क्रमण की घटना है वो घटित होता है। मतलब कि जो ये आपकी पहाड़ियाँ हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो हवा है तो नीचे आपकी गर्म हवा थी, पहले ठंडी हवा आकर के इसको ऊपर उठा देती है। तो अब क्या हो गया, ऊपर आपकी वार्म हवा है, गर्म हवा, और नीचे आपकी क्या है, ठंडी हवा है। ठीक है, नीचे आपकी ठंडी हवा है। तो यदि आपने पढ़ा होगा कि वायुमंडल जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि ऊपर ज़्यादा गर्म है, नीचे कम गर्म है। तो यहाँ पर क्या है, जो सामान्य घटना होती है उसका उल्टा हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं, तापमान व्युत्क्रमण की घटना कहते हैं। ठीक है, यह इसका फायदा क्या होता है, यह पाले से होने वाली क्षति से पौधों की रक्षा करता है। दूसरा जो कथन है उसके बारे में बात करें तो भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण, जिसे प्रायः विकिरण व्युत्क्रमण भी कहा जाता है, ये विकिरण तंत्र के कारण भूपृष्ठ तथा धरातल के निकट उत्पन्न होता है। इसे गैर अभिवहन व्युत्क्रमण भी कहा जाता है। इसे गैर अभिवहन व्युत्क्रमण भी, अभिवहन इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अभिवहन व्युत्क्रमण भी कहा जाता है, क्योंकि यह स्थैतिक वायुमंडलीय दिशाओं में उत्पन्न होता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें वायु का क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर किसी प्रकार का संचरण नहीं होता है। ऐसा व्युत्क्रमण जो है सामान्यतः हिमाच्छादित प्रदेशों में शीत ऋतु की दीर्घावधि रात्रियों के दौरान उत्पन्न होता है। मतलब जब शांत मौसम रहता है उस समय ये उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेड सैंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। यहाँ पर आपके पास 3 कथन है। तो देखिए, पहला, यह दक्षिण भारत की एक स्थानिक वृक्ष प्रजाति है। तो ये कथन आपका पहला वाला जो है वो सही है। दूसरा, यह केवल पश्चिमी घाट के सदाबहार वनों में पाई जाती है। ये कथन आपका सही नहीं है। देखिए, यह जो है दक्षिण भारत की एक स्थानिक वृक्ष प्रजाति है, ये सही है। यह प्रजाति आंध्र प्रदेश के पालकोंडा और शेषलाचेलम पर्वत श्रृंखलाओं के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों तथा तमिलनाडु एवं कर्नाटक में भी पाई जाती है। तो जो आंध्र प्रदेश वाला इलाका है वो आपका पश्चिमी घाट के तहत आता नहीं है। तो यह प्रजाति पश्चिमी घाट के अलावा भी कई जगह पे, जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक वाला हिस्सा ही पश्चिमी घाट में आएंगे। तो आपका यह जो प्रजाति है आंध्र प्रदेश के पालकोंडा और शेषलाचेलम पर्वत श्रृंखलाओं के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों, तो ये किस प्रकार के वन मतलब पेड़ होते हैं, शुष्क पर्णपाती वनों वाले वृक्ष होते हैं, तथा तमिलनाडु एवं कर्नाटक में ये पाए जाते हैं। यह 88 से 105 88 से 105 सेंटीमीटर वर्षा के साथ उष्ण और शुष्क जलवायु में पाई जाती है। और ध्यान रखिएगा कि यह पहले जो है इसे आईसीएन के द्वारा इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया था।
तो यहाँ पे लिखा गया ना, इसे आईयूसीएन द्वारा इंडेंजर्ड के रूप में चिन्हित किया गया है। पहले इंडेंजर्ड में था, अब इसे नियर थ्रेटेंड में रखा गया है, इसलिए तीसरा कथन भी गलत है और दूसरा कथन भी गलत है। पहला केवल सही है, ए विकल्प हो जाएगा। रेड सैंडर्स के जो लट्ठे हैं ये काष्ठ, अर्क, रंगों इत्यादि हेतु भी प्रसिद्ध होते हैं। इनका प्रयोग प्राच्य संगीत उपकरण, जो प्राचीन काल के जो संगीत उपकरण हैं जैसे सरमाइजन, कोटो, एरहू आदि के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोन वुल्फ हमलों का सही वर्णन करता है। देखिए, लोन वुल्फ हमले जो होते हैं ये एक प्रकार से आतंकवाद से संबंधित हैं। तो पहला, मानव बस्तियों पर किसी भटके हुए वन्यजीव द्वारा हमला नहीं। एक अकेले व्यक्ति द्वारा न्यूनतम अथवा बिना किसी बाह्य सहायता से की गई हिंसा जो होती है ये लोन वुल्फ कहलाती है। तो ये आपका कई बार पेपर में चर्चा में रहता है, न्यूज़पेपर में, तो बी वाला आपका विकल्प सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ भिक्षुक जीवन के नियमों और विनियमों तथा संघ में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के दैनिक कृत्यों को अंतर्विष्ट करता है, मतलब समाहित करता है, उसमें उल्लेख किया गया है। तो चार आपके पास यहाँ पे 4 विकल्प हैं, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, महावंश। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है आपका विनय पिटक। देखिए, बुद्ध के उपदेशों को उनकी मृत्यु के बाद लिखा गया तथा उनके शिष्यों द्वारा संकलित किया गया। इन संकलनों को त्रिपिटक अर्थात पिटक का अर्थ था टोकरी, तो 3 टोकरी के रूप में जाना जाता है या त्रिपिटक कहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के बौद्ध साहित्यों को धारण करते हैं। त्रिपिटक में 3 पिटक हैं, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, जिसमें से जो विनय पिटक है वो संघ में शामिल होने वाले और भिक्षुक जीवन अपनाने वालों हेतु नियमों और विनियमों से संबंधित हैं। त्रिपिटक जो है मतलब तीनों जो है आपके सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, ये पाली भाषा में रचित रचनाएं हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक सेकेंड, अगला प्रश्न है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही हैं। 3 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला, इसका उद्देश्य कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत बीमित व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, नए रोजगार की तलाश कर रहे बेरोजगारों को दिया जाने वाला नगद लाभ उनकी 90 दिनों की औसत कमाई का 25% होगा, ये भी सही है। तीसरा, इसका उद्देश्य उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जिन्होंने बदलते रोजगार पैटर्न के कारण अपने रोजगार खो दिए हैं, ये भी सही। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो डी विकल्प हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक है। देखिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना शुरू की है। यह योजना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत शामिल बीमित व्यक्तियों के लिए है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके या किनके द्वारा राष्ट्रीय आपदा जोखिम सूचकांक जो है तैयार किया जा रहा है। तो 3 चीज़ें हैं इसके संबंध में, गृह मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो नीचे दिए कोड का सही प्रयोग कर सही उत्तर देना है। तो देखिए, जो आपका राष्ट्रीय आपदा जोखिम सूचकांक है इसे गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम ये दोनों मिलकर इसको तैयार करते हैं। तो 1, 2 अर्थात सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम सूचकांक भारत की सेंडई फ्रेमवर्क, जिसे होगो फ्रेमवर्क, जो कि होगो फ्रेमवर्क का उत्तरवर्ती, मतलब उसके बाद आपका सेंडई, पहले होगो फ्रेमवर्क है उसके बाद आपका सेंडई फ्रेमवर्क है। तो सेंडई फ्रेमवर्क के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसके तहत इसे जीवन और संपत्तियों के मामले में क्षति को काफ़ी हद तक कम करना है, जिसका उद्देश्य जो है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में, राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही। पहला, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत आगे किसी अन्य नियोजन के पात्र नहीं होते, मतलब इस पद से हटने के बाद किसी अन्य नियोजन में मतलब कह सकते हैं पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इन्हें देखिए, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, परंतु इनको हटाता कौन है, राष्ट्रपति ही केवल हटा सकता है। तो 2 के दोनों कथन क्या है, सत्य हैं, इसलिए 1 और 2 हो जाएगा। थोड़ी सी इसकी चर्चा और कर लेते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय होता है, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष जो होता है वो उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, और जो अन्य 2 सदस्य हैं उसमें उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश या राज्य के जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसके पास जिला न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम 7 वर्ष कार्य करने का अनुभव राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य बन सकते हैं, तथा कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मानवाधिकारों के संबंध में विशेष अनुभव हो वो भी इस आयोग का सदस्य बन सकता है। आयोग के अध्यक्ष
एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। देखिए, आयोग में कार्यकाल पूरा होने के बाद अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार के अधीन आगे कोई अन्य सरकारी पद ग्रहण कर सकते हैं। यद्यपि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें पद से केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, न कि राज्यपाल द्वारा। अगला है प्रश्न, सरकार द्वारा आरंभ की गई सागर निधि पहल का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसमें 4 विकल्प हैं। पहला, दक्षिण पश्चिम मानसून की अनिश्चितताओं के कारणों की खोज करना। दूसरा, हिंद महासागर में समुद्री डकैतों पर नियंत्रण के प्रयासों को मजबूत करना। तीसरा, हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के मध्य आपदा प्रबंधन सहयोग को मजबूत करना। चौथा है, भारत के संप्रभु जलीय क्षेत्रों में समुद्री आर्थिक संसाधनों का पता लगाना। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, दक्षिण पश्चिम मानसून की अनिश्चितताओं के कारणों की खोज करना। तो यहाँ पर पहला विकल्प ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, बंगाल की खाड़ी से संबंधित दक्षिण पश्चिम मानसून में अनिश्चितताओं के कारणों का पता लगाने के लिए भारत और अमेरिका के संयुक्त अभियान के एक भाग के रूप में इंडियन ओशन रिसर्च व्हीकल IORV सागर निधि को हिंद महासागर में स्थापित किया गया है। सागर निधि बंगाल की खाड़ी के समस्त क्षेत्र में अलग अलग गहराई और स्थानों पर महासागर की स्थिति से संबद्ध डेटा एकत्र करेगी और समुद्र की ऊपरी सतह की वायुमंडल के साथ अंतरक्रिया से संबंधित अंतर्निहित सिद्धांतों का अध्ययन करेगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या शेष सही है? 3 कथन दिए गए हैं। पहला, यह जैव विविधता अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक संगठन है। यह कथन गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBW, एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन वर्ष 2003 में, कब? 2003 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा किया गया है, के तहत किया गया है, न कि जैव विविधता अधिनियम के तहत नहीं किया गया है, बल्कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया है। सैद्धांतिक रूप से यह बोर्ड एक परामर्शी निकाय है और देश में वन्यजीवों के संरक्षण हेतु विभिन्न नीतियों उपायों को निर्मित करने के लिए केंद्र सरकार को परामर्श प्रदान करता है। तो पहला कथन गलत। दूसरा, इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, सही है, और इसकी उपाध्यक्षता जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री होते हैं वो करते हैं। वहीं तीसरा जो है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुशंसाओं के बिना राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये सही है। दूसरा तीसरा सही है, बी विकल्प हो जाएगा। देखिए, इसे वन्यजीवों संबंधित सभी मामलों की समीक्षा करने तथा राष्ट्रीय उद्यानों अभ्यारण्यों के भीतर तथा आसपास के क्षेत्र में परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्वीकृति के बिना राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार टाइगर रिजर्व की सीमा के संदर्भ में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की अनुशंसा तथा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा, टाइगर रिजर्व की सीमा के संदर्भ में कोई भी परिवर्तन के लिए 2 संस्थाएं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की अनुशंसा तथा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय जल विवादों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या शेष सही है? महत्वपूर्ण है, 3 भी यहाँ पे कथन दिए गए हैं, बताना कौन सा सही है। पहला है, संविधान का अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यीय जल विवादों के अधिनिर्णय का प्रावधान किया गया है, पहला कथन सही है। दूसरा, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 संसद को किसी अंतर्राज्यीय जल विवाद की स्थिति में अधिनिर्णय हेतु एक तदर्थ अधिकरण स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है, नहीं, संसद को नहीं, बल्कि जो केंद्र सरकार होती है उसे दिया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार जो है वो अंतर्राज्यीय जल विवाद की स्थिति में अधिनिर्णय हेतु एक तदर्थ अधिकरण स्थापित करने की शक्ति रखता है, न कि संसद। तो पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। तीसरा, न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम और संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होता है, ये आपका सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा कथन आपका जो है वो गलत है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य वित्त संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला, राज्य के स्वामित्व में संचालित निगमों और कंपनियों की संपत्ति या आय पर केंद्र द्वारा कर आरोपित, टैक्स आरोपित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत है, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, देखिए, किसी राज्य के भीतर स्थित स्थानीय प्राधिकरणों की संपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से छूट प्रदान नहीं की गई है। इसी प्रकार राज्य के स्वामित्व में संचालित निगमों और कंपनियों की संपत्ति या आय पर केंद्र सरकार द्वारा कर आरोपित किया जा सकता है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, किसी राज्य के भीतर केंद्र की सभी संपत्तियां राज्य कराधान के अधीन होती हैं, ये कथन भी गलत है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर गलत है, कोई सही नहीं, तो डी विकल्प हो जाएगा। देखिए, केंद्र की संपत्ति को राज्य या राज्य के प्राधिकरणों जैसे नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, पंचायतों आदि द्वारा आरोपित सभी करों से छूट प्रदान की गई है। हालांकि संसद को इस प्रावधान को समाप्त करने की शक्ति प्रदान की गई है। आगे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित संगठनों में से किसकी या किनकी स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा की गई थी? यहाँ पे
3 संगठन है, अंत्यज संघ, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग और हरिजन सेवक संघ। तो इसमें से जो अंत्यज संघ है इसकी स्थापना जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने की थी। तो पहला वाला क्यों सही है, तो सी विकल्प हो जाएगा। देखिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा बॉम्बे में अंत्यज संघ की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दलितों की सभी प्रकार से सेवा करना था। बम्बई में उन्होंने समता समाज संघ, बम्बई में ही उन्होंने समता समाज संघ की भी स्थापना की, जिसका उद्देश्य अछूतों के नागरिक अधिकारों की रक्षा करना था। उन्होंने वर्ष 1920 में दलितों के विचारों को स्पष्ट अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए कोल्हापुर के महाराज की सहायता से मूक नायक नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। ध्यान रखिएगा 1920 में साप्ताहिक पत्रिका, मूक नायक क्या थी, एक साप्ताहिक पत्रिका, मतलब हफ्ते में प्रकाशित होने वाली एक साप्ताहिक पत्रिका थी, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा कोल्हापुर के महाराज की सहायता से इसे प्रकाशित किया गया था। हरिजन सेवक संघ की बात करें, हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा 1932 के पूना पैक्ट के बाद की गई थी। इसका उद्देश्य हरिजनों या दलित वर्गों के उत्थान के लिए अनुकूल परिवेश का निर्माण करना। वहीं ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की बात करें तो देखिए हरिजन सेवक संघ सामाजिक मुद्दों संबंधी था। वहीं कांग्रेस के नेताओं को चुनाव में आरक्षित सीटों पर विजय प्राप्त करने हेतु दलित मतदाताओं को एकजुट करने के लिए एक राजनीतिक मोर्चा स्थापित करने की भी आवश्यकता थी। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने मार्च 1935 में बिहार के एक राष्ट्रवादी दलित नेता जगजीवन राम के साथ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग, तो ये कांग्रेस द्वारा स्थापित थी, ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना की गई। जगजीवन राम को इस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग का। अगला है पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन। पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन अर्थात इको सेंसिटिव जोन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या शेष सही हैं। पहला देखिए, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित पारिस्थितिकी तंत्र से पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। तो ये कथन आपका पहला वाला सही है। दूसरा, ये आपका ESZ अर्थात पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के रूप में घोषित क्षेत्र में किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि की अनुमति नहीं प्रदान की जा सकती है, ये गलत है। देखिए बहुत सारी गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं, कुछ को अलाउ किया जाता है कुछ शर्तों के साथ में, ठीक है। हालांकि सभी जो पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन है उसमें कुछ गतिविधियों को अनुमति दी जा सकती है। जैसे इनको 3 कैटेगरी में रखा गया है, जैसे निषिद्ध वाणिज्यिक खनन, प्रदूषणकारी उद्योग, प्रमुख जल विद्युत परियोजना आदि को निषिद्ध रखा जाता है, प्रोहिबिटेड किया जाता है, मतलब उनके लिए स्वीकृति नहीं होती है। वहीं सुरक्षा उपायों के साथ सीमित स्वीकृति किसके लिए होती है, वृक्षों कटाई, होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना, कृषि प्रणाली में व्यापक परिवर्तन, सड़कों को चौड़ा करना, विदेशी प्रजातियों का प्रवेशन इत्यादि। वहीं अनुज्ञेय या अनुमति प्राप्त की जाती है वर्षा जल संचयन, जैविक खेती, जारी कृषि पद्धतियों आदि को। तो दूसरा कथन आपका गलत है। तीसरा, एक पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन केवल 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र को ESZ घोषित किया जा सकता है, नहीं, ये 10 किलोमीटर के आसपास होता है। वन्य जीव संरक्षण रणनीति 2002 के अनुसार एक ESZ को किसी संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर तक विस्तारित किया जा सकता है। जिन मामलों में संवेदनशील गलियारे, कनेक्टिविटी और पारिस्थितिकी रूप महत्वपूर्ण खंड जैसे लैंडस्केप लिंकेज के लिए जो महत्वपूर्ण होते हैं आदि 10 किलोमीटर से अधिक तक भी विस्तारित हो सकते हैं। उन्हें भी जो ये चीज़ें जो 10 किलोमीटर से ज़्यादा होती हैं इन्हें भी ESZ में शामिल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर पहला वाला आपका सही है, दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला गलत है, तो यहाँ पे ए विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। बुद्ध के जीवन की घटना और संबंधित स्थल। ज्ञान की प्राप्ति लुम्बिनी में नहीं, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और महापरिनिर्वाण इन्हें की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी, ना कि बोध गया में। तो यहाँ पे केवल प्रथम उपदेश सारनाथ ये वाला सही है, बाकी अन्य गलत हैं। तो यहाँ पे केवल 2 अर्थात विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला है यदि अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए की वास्तविक विनिमय दर 1 से कम है तो यह इंगित करता है कि, किसे इंगित करता है। तो पहले आप थोड़ा सा विकल्पों को पढ़ लेते हैं फिर इसकी व्याख्या देखते हैं। पहला है 1 रुपया भारत की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका में समान उत्पाद की कम मात्रा खरीदेगा, 1 रुपये से खरीदा जाएगा, ठीक है। मतलब 1 रुपये में यदि आपको 2 टॉफ़ी यहाँ मिलती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में शायद 1.5 या 1 ही टॉफ़ी मिले, ऐसा कहना चाह रहे हैं। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति के अत्यंत उच्च स्तर का सामना कर रही है। तीसरा, अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया काफ़ी मजबूत है। चौथा, 1 रुपया भारत की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका में समान उत्पाद की अधिक मात्रा खरीद सकता है।
तो यहाँ पर जो आपका बी विकल्प है, भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति के अत्यंत उच्च स्तर का सामना कर रही है। मतलब आपको कम मतलब ज़्यादा पैसा देके कम सामान मिल रहा है। ठीक, मुद्रास्फीति का मोटा मोटा मतलब यही होता है। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके व्याख्या को देखते हैं। तो जो वास्तविक विनिमय दर है उसको समझ लेते हैं। वास्तविक विनिमय दर जो होता है वो सांकेतिक विनिमय दर, मतलब विदेश में वस्तु की कीमत बटा देश में, या डी लिख दीजिए डोमेस्टिक, देश में के सकल घरेलू बाजार में वस्तु की कीमत के अनुपात को कहते हैं। वास्तविक विनिमय दर वस्तु की घरेलू कीमत के सापेक्ष विदेशी बाजार में उसकी कीमत का मापन करती है। फिर से देखिए, वास्तविक विनिमय दर जो है वस्तु की घरेलू कीमत के सापेक्ष विदेशी बाजार में उसकी कीमत का मापन करती है कि विदेशी बाजार में वो सामान सस्ता है भारत की अपेक्षा या महंगा है। यदि वास्तविक विनिमय दर एक के समतुल्य है, एक आता है मतलब दोनों का अनुपात एक आता है, तो इसका आशय है कि मुद्राएं क्रय शक्ति समता पर हैं। क्रय शक्ति समता पर है मतलब इसका अर्थ यह है कि एक ही मुद्रा में मापे जाने पर किसी वस्तु की कीमत दोनों देशों में समान होगी। उदाहरण के लिए यूएसए में एक पेन की कीमत $4 है और $1 जो है, $1 मान लीजिए ₹50 प्रति अमेरिकी डॉलर है, तो $4 का मूल्य कितना हो गया? ₹200। मतलब एक पेन वहाँ पे $200 में, $4 में, तो भारत में ₹200 की मिलेगी। तो ये समान क्रय शक्ति समता है, मतलब विनिमय दर एक के समतुल्य है। और यदि वास्तविक विनिमय दर एक से अधिक हो जाए, ठीक है, मतलब कि ऊपर वाला बड़ा हो जाए, विदेश में वस्तु की कीमत ज़्यादा हो, देश में कम हो, तभी तो एक से अधिक आएगा। तो इसका आशय है कि वस्तुएं घरेलू बाजार की तुलना में विदेशों में अधिक महंगी है। मतलब भारत में वो चीज़ सस्ती है और उसी का दाम जो है अमेरिका या अन्य देशों में ज़्यादा देना पड़ रहा है। इसी प्रकार यदि वास्तविक विनिमय दर एक से नीचे हो जाए तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि विदेश में वस्तु जो है वो सस्ती है और डोमेस्टिक मार्केट में, देश में, वो वस्तु क्या है? महंगी है। नीचे वाला ज़्यादा बड़ा होगा, ऊपर वाला छोटा होगा, तो क्या होगा? इसकी वैल्यू डिवाइड करेंगे तो एक से कम आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? <<1 हो जाएगी। तो यही है, यदि वास्तविक विनिमय दर एक से नीचे हो जाए तो इसका अर्थ होता है कि वस्तुएं विदेशों की तुलना में घरेलू बाजार में अधिक महंगी हो गई। अर्थात प्रश्न में दी हुई दशा में भारत की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका में ₹1 में समान उत्पाद की अधिक मात्रा खरीदी जा सकती है। तो प्रश्न में क्या कहा है? वास्तविक विनिमय दर एक से कम है। ठीक है, मतलब भारत में क्या चीज़ें महंगी हैं। महंगी होने का मतलब क्या है? ज़्यादा पैसा देकर के कम चीज़ें लेना, मतलब मुद्रास्फीति है। तो मुद्रास्फीति है तो मतलब क्या हो गया? आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर। हाल के दिनों में हेपेटाइटिस सी भारत की एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सामने आया है। इस संदर्भ में हेपेटाइटिस सी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 कथन हैं। पहला, यह एक वायरल रोग है जिसमें यकृत का संक्रमण हो जाता है। यह कथन आपका पूरी तरीके से सही है। दूसरा, इसका संचरण संदूषित खाद्य पदार्थों के माध्यम से होता है। ये भी सही है। तीसरा, संक्रमण के तत्काल बाद इसके कोई लक्षण नहीं दिखते। ये भी सही है। काफ़ी लॉन्ग टाइम में इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो 3 के तीनों कथन सही है। 1, 2, 3 सही हो जाएगा। देखिए, हेपेटाइटिस सी जो है एक रक्तवाहित वायरस के कारण होता है जो यकृत अर्थात लीवर को प्रभावित करता है। इसका वायरस मुख्य रूप से आंत्रेतर मार्ग से फैलता है, आंत के माध्यम से फैलता है। जो आंत वाला मार्ग होता है वहाँ से फैलता है, इंटेस्टाइन, और क्रॉनिक हेपेटाइटिस उत्पन्न करता है। या गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकती है जिनमें लीवर सिरोसिस भी शामिल है। लीवर सिरोसिस मतलब लीवर में घाव हो जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस सी एक रक्तवाहित वायरस है जिसका प्रसार किसी संक्रमित व्यक्ति के रक्त के संपर्क द्वारा होता है। हालांकि इसका संक्रमण यौन संचरण के माध्यम से भी संभव है, किंतु अधिकांशतः रक्त ही इसके संचरण और प्रसार का मुख्य माध्यम है। यह इंजेक्टेबल ड्रग्स, असुरक्षित तरीके से इंजेक्शन का प्रयोग करने, असुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल और बिना जांच किए रक्त और रक्त अवयवों के आधान से फैल सकता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी के लक्षणों को कि स्पष्ट रूप से सामने आने में 30 वर्षों का समय लग सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे 1, 2, 3 सही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।